सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो मैंने मापन एवं मूल्यांकन में नवाचार चैप्टर के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स के बारे में कुछ दिनों से चर्चा कर रही हूँ। उसके लिए संक्षिप्त वीडियो बना रही हूँ। तो आज उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कल के अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी प्रश्न पत्र निर्माण का प्रमापीकरण। आज उसी सेकंड यानी जो सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रमापीकरण है, उसी प्रक्रिया में सेकंड वाला जो टॉपिक है, सेकंड सीरीज है, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का प्रमापीकरण। यानी प्रश्न पत्र का निर्माण का प्रमापीकरण हमने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। अब हम समझेंगे उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का प्रमापीकरण। यानी जो हम उत्तर प्रश्न देते हैं, हमारी परीक्षा जो होती है, परीक्षा होती है, तो उसमें हम उत्तर पुस्तिकाओं के जो मूल्यांकन होता है उसका प्रमापीकरण, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आंसर बुक्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जानना समझना कि क्या है, इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, और इससे आने वाले समय में मापन एवं मूल्यांकन में इसकी क्या अहमियत है, इसका महत्व क्या है। शिक्षा शास्त्री, अध्यापक गण, अभिभावक वृंद, शोधकर्ता तथा छात्रों के द्वारा अंकन की परंपरागत प्रणाली का कटु विरोध किया जाता रहा है। किसका कटु विरोध किया जाता रहा है? जो अंकन की परंपरागत प्रणाली है उसका विरोध शिक्षा शास्त्री जो हुए हैं, अध्यापक गण जो हैं, अभिभावक वृंद, शोधकर्ता तथा छात्र स्वयं भी इसका विरोध करते आए हैं, किया जाता रहा है। तो अंकन की परंपरागत प्रणाली सरल व सुविधाजनक तो है, परंतु इसका पूर्णतः अवैज्ञानिक होना इस आलोचना का प्रमुख कारण है। तो जो हमारी अंकन की परंपरागत प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो सरल और सुविधाजनक तो है, परंतु इसका पूर्ण अवैज्ञानिक होना, ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, तो इसकी आलोचना का ये प्रमुख कारण है। अध्ययनों ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस अंकन प्रणाली में अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं तथा परीक्षकों द्वारा प्रदान अंक उनकी व्यक्तिगत मानसिक विचार स्थितियों के प्रभाव से युक्त रहते हैं। अध्ययनों से क्या सिद्ध कर दिया गया है? अंकन प्रणाली में अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, दोष है, तथा परीक्षकों द्वारा प्रदान अंक उनकी व्यक्तिगत मानसिक विचार स्थितियों के प्रभाव से युक्त रहते हैं। यानी जो परीक्षक हैं वो जब हमें अंक प्रदान करते हैं, उत्तर पुस्तिका को जांचकर हमारा मूल्यांकन करते हैं, तो अंक उनकी जो व्यक्तिगत मानसिक विचार स्थितियों के जो प्रभाव है उससे युक्त रहते हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनका जो विचार, उनकी जो स्थिति है, उससे युक्त रहते हैं। प्रथम परीक्षक के निर्णय में जरा भी चूक या अंतर, कभी कभी मात्र 1 या 2 अंक के कारण छात्र की श्रेणी अथवा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल सकती है। क्या बताया जा रहा है? प्रथम परीक्षक के निर्णय में, यानी जो हम प्रथम परीक्षा होता है उसके निर्णय में जरा भी चूक या अंतर होता है, कभी कभी मात्र 1 या 2 अंक होते के कारण छात्र की श्रेणी अथवा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल सकती है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने तथा श्रेणी प्रदान करने की यह विधि उपयुक्त तथा वैध स्वीकार की जा सकती थी यदि अंकन विधि पूर्ण रूप त्रुटि रहित होती, अर्थात यदि परीक्षकों द्वारा प्रदान अंक की वांछित योग्यता का त्रुटि रहित ढंग से वास्तविक परिचायक होते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने तथा श्रेणी प्रदान करने की यह विधि उपयुक्त तथा वैध स्वीकार की जा सकती थी, तब यदि अंकन विधि पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित होती, उसमें कोई दोष न होता, अर्थात यदि परीक्षकों द्वारा प्रदान अंक की वांछित योग्यता त्रुटि रहित ढंग से वास्तविक परिचायक होते। परंतु सांख्यिकीय अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया, यानी स्टैटिस्टिक्स जो रिसर्च होते हैं, कि निबंधात्मक उत्तरों पर परीक्षक द्वारा अंक प्रदान करने में 5% से अधिक की त्रुटि होने की संभावना लगभग 50% होती है। इसके अलावा किसी परीक्षक द्वारा प्रदान अंक छात्रों की योग्यता, ज्ञान, स्मृति, बुद्धि या अभिव्यक्ति क्षमता आदि में से किसी एक गुण अथवा
अधिक गुणों के घोतक हो सकते हैं। तो क्या बताया गया है कि जो सांख्यिकीय अनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया है कि जो निबंधात्मक ऐसे टाइप हमारे उत्तर होते परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने में 5% से अधिक की त्रुटि होने की संभावना लगभग 50% होती है। इसके अलावा परीक्षक द्वारा प्रदान अंक की जो योग्यता है ज्ञान, स्मृति, बुद्धि, अभिव्यक्ति या क्षमता में से किसी एक गुण अथवा अधिक गुणों के घोतक हो सकते हैं। वस्तुतः निबंधात्मक उत्तरों की सहायता से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को इतनी यथार्थता असंदिग्धता से नहीं मापा जा सकता। इस मापन के लिए 101 बिंदु मापनी का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत अंकन प्रणाली की दूसरी बड़ी कमी विभिन्न विषयों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के मानदंडों में पर्याप्त विभिन्नताओं का होना है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो परंपरागत अंकन प्रणाली है उसकी दूसरी बड़ी कमी विभिन्न विषयों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के मानदंडों में पर्याप्त होना है। जैसे गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों में 100 में से 0 में से 100 तक प्राप्तांक दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि भाषा या इतिहास या सामाजिक विज्ञान जैसे अपने विषयों में प्रायः 20 से 80 तक प्राप्तांक ही पाते हैं। इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा घोषित छात्रों के परिणामों की तुलना करने की दृष्टि से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली अत्यधिक उपयोगी। तो इसमें बताया जा रहा है जो आज के समय का मूल्यांकन है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, तो जो ग्रेड प्रणाली है वो अत्यधिक उपयोगी है। विभिन्न परीक्षकों या संस्थाओं का अंकन स्तर भिन्न भिन्न होने पर प्राप्तांकों के द्वारा परीक्षार्थियों की तुलना तर्क संगत नहीं होती है। यानी विभिन्न जो परीक्षाएं हैं विभिन्न परीक्षकों जो परीक्षक है शिक्षक है या संस्थाओं का अंकन स्तर भिन्न भिन्न होता है, पर प्राप्तांकों के द्वारा परीक्षार्थियों की तुलना कर इतना तर्क संगत नहीं प्रतीत होता। गुणात्मक श्रेणी को इंगित करने के लिए ग्रेड प्रणाली का प्रयोग ऐसी स्थिति में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसमें हमें क्या समझाया गया कि जो अंकन ग्रेड प्रणाली है, जो हमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दिया गया, तो वो ज्यादा सफल हो सकता है, उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जबकि अंक के बदले। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में हमने इसको जाना समझा इस मैटर को कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का प्रमाणीकरण क्या है, वो क्या जरूरी, इसकी क्या महत्व है, उसका मापन मूल्यांकन में क्या लेना देना है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।